जो प्राकृतिक चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उस पर हम डिपेंड हैं। ये नदी जो रेस्पिना सूख गई है, इस नदी के सूखने से न जाने कितने स्पीसीज की लाइफ खत्म हो गई होगी, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि रिसर्च ही नहीं किया आपने। गंगा नदी के होने से न जाने कितने लोगों को जीवन मिल रहा है। राजा जय सिंह का नाम सुना आप लोगों ने? सवाई जय सिंह का नाम तो सुने होंगे। हाँ, सवाई जय सिंह जो थे 1931 में जा रहे थे इंग्लैंड। 1931 में ये बायोडाइवर्सिटी का एक जो बहुत बड़ा नुस्खा है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। आप लोग मैगजीन पढ़ेंगे तो मिलेगा। मैंने ये जानकारी कुरुक्षेत्र से पढ़ी थी। कुरुक्षेत्र एक मैगजीन आती है, बहुत पहले की बात बता रहे हैं। पढ़ा बहुत पहले था, घटना तो बहुत पहले की और है ही। 1931 में उन्होंने जब जा रहे थे इंग्लैंड तो उनको महारानी से मिलना था, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या ले जाऊं, क्या गिफ्ट ले जाऊं कि जो मतलब अनोखा हो, अच्छा हो। हर व्यक्ति अपने ढंग से डिज़ाइन तो करता ही है जहाँ जाता है, जैसा संबंध होता है गिफ्ट वगैरह को लेकर के। तो उन्होंने हरिद्वार से चांदी के 2 कलश में गंगा जल लेके गए। चांदी के कलश में गंगा जल भरवाया, सोचा कि इसको गिफ्ट करेंगे। अब चूंकि भारतीय मान्यताओं में, भारतीय परंपराओं में हम हमारी मतलब कम से कम गंगा नदी को लेकर के देखें तो आस्था तुलनात्मक बहुत बड़ी है। तो वो लेके गए। अब अंग्रेज लोग हैं, उतना नहीं वैल्यू दिए होंगे। भाई हमको टेनेसी नदी का कोई पानी ला के दे दे तो हो सकता है हम उतना वैल्यू ना दे जितना हम गंगा को देते हैं। सबकी अपनी अपनी फितरत है, अपनी अपनी स्पिरिचुअल थिंकिंग है, अपने अपने कल्चर हैं, तो उसी ढंग से लोग अडॉप्ट करते हैं। तो उन्होंने 31-30 साल तक 1931 से 1961 में उस कलश को जब खोला गया तो बताया जाता है, जो मैंने पढ़ा है उसमें, कि गंगा का जो जल था, गंगा जल एकदम वैसा ही था। 30 साल के बाद चांदी के कलश में भरा हुआ जो गंगा जल था 1931 में हरिद्वार से भरा गया था और 61 में खोला गया तो वो शुद्ध वैसा ही था। अगर मैं सन को थोड़ा सा कर दें तो 90s के टाइम में आपको थोड़ा सा अगर पीछे ले जाऊं तो 67 विज्ञान कांग्रेस हुआ BHU में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम तो सब सुने हैं ना। 67वें नंबर का विज्ञान कांग्रेस होता है एक खो, है ना, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस बोलते हैं, उसमें साइंटिस्ट वगैरह सब बात करते हैं। उस समय 1982 की बात है। 1982 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और वो उसमें चीफ गेस्ट थी। वो BHU गई थी। बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड थे मिस्टर कोई द्विवेदी या शर्मा जी थे, द्विवेदी जी थे शायद, समथिंग, मतलब जो भी हेड थे, नाम में कंप्लीटली याद नहीं है। बॉटनी डिपार्टमेंट के जो HOD थे प्राइम मिनिस्टर से बोले कि मैडम गंगा के लिए कुछ कीजिए। देखो, बनारस में रहने वाला कोई भी प्राणी, इलाहाबाद में रहने वाला कोई भी प्राणी, है ना, ये गंगा की महत्ता को लेकर के थोड़ा सा उसका अलग रुख रहता है। हम सोचते हैं हरिद्वार वाले, ऋषिकेश, सबका ऐसा ही होगा। और बनारस में जब कहते हैं ना काशी, वो दक्षिण का काशी है। उत्तर काशी आपके पास, दक्षिण का काशी वहाँ है। तो जो बिल्डिंगों से रीवा कोठी चले जाइए, रीवा कोठी छात्रावास है, वो रीवा के राजा की थी जिन्होंने दान दे दिया था। वो हॉस्टल है, बच्चे उसमें संगीत, स्कल्पचर बनाने वाले, म्यूजिक सीखने वाले उसी रीवा कोठी में रहते हैं। वो हॉस्टल है BHU का। और उससे सट करके गंगा उसी दीवार से बहती है। 80 घाट पे है ये।
अस्सी घाट सुने हैं ना, बहुत सारे घाट हैं, उसमें एक 80 घाट। मैं उसमें थोड़ा कुछ दिन रहा हूँ, इसलिए और अच्छी तरह से जानता हूँ मैं उसको, रीवा कोठी को। तो उन्होंने कहा, चूंकि बनारस की जो एक चुभन है, मतलब गंगा को लेकर के जो एक दिल में जगह है और उसकी गंदगी को लेकर के जो दिल में चुभन है, ये वहां के रहने वाले लोगों को मुझे लगता है ज्यादा अनुभव है। आप जरा कल्पना करें 1982 और आप 2023 में, मैं 41 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, तब उनकी चिंता थी बॉटनी डिपार्टमेंट के एचओडी जो बीएचयू के थे कि मैडम गंगा के बारे में कुछ सोचिए। इंदिरा गांधी जब बनारस से वापस आई थी उस विज्ञान कांग्रेस से, तो उन्होंने, बताया जाता है कि उन्होंने जो पहला मतलब अपना मीटिंग किया इसी पर किया कि इसके बारे में सोचो, और उन्हीं की समय में ये गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई। मतलब दिमाग में आई ये चीज। और 1984 आप जानते हैं इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और सरकार थोड़ा सा गति तो उतनी होती नहीं सरकारों में, सरकारें प्राइम मिनिस्टर तेज चलते हैं लेकिन काम तेज चलता ये जरूरी नहीं है। हवाई जहाज तेज चलता है लेकिन बैठने वाले का दिमाग भी तेज चल रहा है ये जरूरी नहीं है। रनवे पर या सड़क पर या रेल में बैठा हुआ व्यक्ति उसी स्पीड से यात्रा कर रहा है ये जरूरी नहीं है। तो हमारे नेता हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जितनी स्पीड से वो चलते हैं जरूरी नहीं कि उतनी स्पीड से और काम हो भी रहे हों। अगर ऐसा होता तो 75 साल की स्पीड में गरीबी ना होती, अशिक्षा ना होती, बेरोजगारी का ये आलम ना होता और महंगाई सिर चढ़ के बैठी हुई है, ये नौबत ना आती। अगर सरकारों की स्पीड के हिसाब से इन कामों को भी स्पीड दे दिया गया होता तो दिखता कुछ है, होता कुछ है। असल बात ये है। फिलहाल इंदिरा गांधी जी की आप जानते हैं 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हो गई थी। तो उनकी जो एक थिंकिंग थी वो जमीन पे उतर नहीं पाई। लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, जब इलेक्शन हुआ उस दौर का, उसके बाद इलेक्शन ही हो गया था 89 में, फिर इलेक्शन, तो वही 84-85 फिर इलेक्शन था। तो गंगा एक्शन प्लान उनके एजेंडे का हिस्सा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम गंगा की सफाई करेंगे। और अगर आपको ठीक से पता हो तो 1985 में पहला गंगा एक्शन प्लान आया था राजीव गांधी की सरकार। 1985 टू 2023 ये पूरी यात्रा को अगर आप समझेंगे तो 38 ईयर होती है। आप जरा सोचिए कि बीएचयू के बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की चिंता गंदगी को लेकर जो गंगा में थी 1982 में जो थी, आज 2023 में आप जाके देखिए तो तुलनात्मक गंगा और गंदी हुई है। यानी ज्यों ज्यों दबा किया दर्द बढ़ता गया। यानी कि इन 40 सालों में हमको या तो हमारे शोध में कोई कमी है, या हमारी नीति में कमी है, या नीयत में ही कमी है कि गंगा साफ करते करते गंगा को ही गंदी कर दी। और इसके लिए उन्होंने तब उस समय स्टेट्स जो उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश और आप इधर चले जाएंगे बंगाल, बिहार, ये 3 स्टेट्स थे तब। इन सब में आप देखें सीवेज जो इंडस्ट्री का पानी है उसको लेकर, कानपुर में जो चमड़ा उद्योग है वो गंगा में न जाने पाए उसको लेकर, ये सब एक प्रकार से राजीव गांधी के टाइम में ही काम हुए। लेकिन इतना कोई नहीं कर पाया। मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए तो माँ गंगा ने बुलाया है बनारस से, तो इलेक्शन ही लड़े थे वो। और गंगा की सफाई को लेकर उन्होंने 31 दिसंबर 2018 तक तो कसम ही खाए थे।
कि 31 दिसंबर 2018 तक गंगा साफ कर देंगे। आज उनके भाषणों को सुनिएगा तो गंगा का नाम ही नहीं लेते हो। या तो मुद्दा पुराना हो गया, छोड़ो यार अब कहाँ नाम लेना, या तो उससे काम चल गया है। भाई जितना बोट वोट या काम चलाना था गंगा का नाम लेके काम चल गया तो उसको हटाओ। जैसे आप हमारे दोस्त हैं, जब तक आपसे काम लेना था दोस्त थे, अब तो उतना फायदा ले चुके इसलिए आपके गाहे बगाहे क्यों चर्चा करें। तो राजनीतिक लोग भी तो अवसरवादी होते हैं, चाहे जिस आधार पर जनता जुड़े, आस्था के आधार पर, विकास के आधार पर, समावेशी विकास के आधार पर, किसी भी एंगल से वो मत में बदल जाए तो ठीक है, बदल गया अब आगे ठीक है, आगे देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, उसका कमेंट सुनेंगे तो आपका रोम खड़े हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या समझे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस तत्कालीन उस समय क्या बोले? एक चीफ जस्टिस का नाम बता दें, टी एस ठाकुर हुआ करते थे। वो बड़े गजब एक्शन वाले चीफ जस्टिस थे, वो सेठते नहीं थे किसी को, सरकार को तो खुलेआम आंख दिखाते थे। गंगा कब साफ होगी? अरे हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतना तो कर दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां साफ गंगा देख सकें। अगर यही हाल आपका रहा ना, ये वक्तव्य बता रहा हूं मैं, तो गंगा 200 साल साफ नहीं होगी। ये तो मैं अभी हाल फिलहाल के सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को बता रहा हूं। 1994 वगैरह में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट उस समय भी डपट लगाया, टैक्स पेइयों का पैसा पानी में मत बहाइए। 1985 से गंगा एक्शन प्लान, दूसरा गंगा एक्शन प्लान, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा कि टैक्स पेइयों का पैसा, क्योंकि देख रहे थे कि गंगा एक्शन प्लान के नाम पे या सफाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो मैं बेटा बात कहना चाह रहा था इन बातों से, वो बात निकल के ये आती है कि हमारे यहां बहुत सारी चीज कैसे होगा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उस पर अच्छा खासा रिसर्च नहीं है। कौन रिसर्च करता है जरा बताइए? सब तो लगे हुए हैं कि 3-5 कमा लें, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले। रिसर्च कौन कर रहा है यार? रिसर्च के लिए एक जगह बैठना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, दिन रात उसी में लगे रहना है। आपको तो लगता है कि बड़े होन हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़े एक्शन हो जाए, दुनिया समाज आपको चाहे चोरी डकैती करके संपदा जुटाए हो, मान सम्मान मिल जाए आपको। आप तो इस फिराक में दिन रात जुटे हुए। रिसर्च, कितने रिसर्चर को जानते हैं? वो चंद्रायन भेज दिया, कितने महिला साइंटिस्ट को जानते हैं? कितने साइंटिस्ट? अभी हम पूछ ले इसरो का चेयरमैन है, वो तक तो बता नहीं पाएंगे। और चंद्रायन पर उन्होंने यात्रा करा दिया, चंद्रायन 3 का। तो जो लोग कामगार हैं वो दिखते नहीं हैं, जो आलतू फालतू अपना अखबारों में और कहीं टीवी पे कहीं यहाँ वहाँ छाए हुए हैं, वो उनके काम उतने बेहतर हैं नहीं। वो तो सिर्फ जोड़ जुगाड़ वाली में छाए हुए हैं। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स इसे उत्तराखंड में होंगे जो अपने डिपार्टमेंट में बहुत ईमानदारी से बड़े अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन उनका कोई नाम लेवा नहीं, आप जानते तक नहीं है। और कई ऐसे होंगे जो रिश्वत लिए होंगे, अच्छे फार्म हाउस बनाए होंगे, अच्छी अटारी बनाए होंगे, रोज जो है प्रकाश में होंगे, आपको लगता है अरे देखो जलवा है। अरे जलवा फलवा कुछ नहीं होता, ये जिंदगी काम के लिए मिली है, जलवा के लिए नहीं मिली है। जलवा करोगे जलजला आ जाता है। न जाने कितने आईएएस ऑफिसर जेल चले जाते हैं, कितने इनकम टैक्स कमिश्नर जेल काट रहे होंगे जो इनकम टैक्स के छापे मारते हैं। गलत से जलवा मत बनाइए, गलत से जलवा बनाएंगे तो जलवा जलजला में बदल जाएगा। ईमानदारी से काम कीजिए, भले ही 10 लोग जाने ना जाने, चलो 10 भी ना जाने, 2 जाने, 1 जाने, 3 जाने। कुरुक्षेत्र में जो मैं गंगा का कलश दो कलश पानी जो हरिद्वार से लिया गया 31 में और बंद रहा और 61 में खोला गया और पानी वैसा का वैसा था। हम कुरुक्षेत्र में हमने उसको पढ़ा और आपको बता दिया। आपको तो आज पता चला ना, चलो मान ले आपको नहीं भी पता चलता, तो गंगा ही है ना, भले ही आप जाने ना जाने।
ऋग वैदिक के लोग समुद्र को नहीं जानते थे, तो क्या समुद्र नहीं था क्या? भाई हम लंका नहीं गए हैं तो क्या लंका नहीं है क्या? संजीवनी जो है जहां से लाई गई, आज हम नहीं जानते हैं कि संजीवनी कैसे होती है, तो इसका मतलब आप नहीं जानते हैं ना, वो तो जानता था ना, सुसेन वैद्य। भाई हनुमान जी गए, हनुमान जी को नहीं आइडिया था, तो उन्होंने सोचा यार कौन आता जाता रहेगा, इतना टाइम, घर पूरा ले चलते हैं। तो जब पूरा पहाड़ ले गए तो सुसेन वैद्य तो ले लिया ना संजीवनी उसमें से, वो तो जानकार था, वो तो शोध किया था ना। तो ऐसे शोध करने वाले चंद्रायन पे भेज देंगे, शोध करने वाले मंगल पे भेज देंगे, शोध करने वाले गंगा की सफाई कर देंगे, गंगा सफाई का एक्शन बता देंगे, शोध करने वाले घुटना बदल देते हैं, शोध करने वाला हृदय बदल देता है। हाँ, क्या नहीं बदल रहा है शोध करने वाला? तो शोध में सोच डालेंगे तब बदलाव बेहतर आएगा। आप तो जोड़ जुगाड़ में दिमाग डाले हुए हैं, तो कहां से बदलाव आएगा? नाइन्टीज के टाइम में हरिद्वार और बनारस का पानी लिया गया, हरिद्वार और बनारस का गंगा जल, उसमें 2000 प्रकार का स्पीसीज डाले गए, 2000 टाइप के, ठीक है। उसमें 24 घंटे के भीतर हरिद्वार के पानी में 2 घंटे के भीतर सारे स्पीसीज मर गए। अब बनारस के पानी में 24 घंटे के बाद भी बहुत सारे हजारों, मतलब जो भी ज्यादा से ज्यादा स्पीसीज जिंदा रहे, प्रजातियां जो छोटे छोटे कह सकते हैं कीटाणु वगैरह थे, वो जिंदा रहे। यह बताता है हरिद्वार और बनारस तक गंगा पहुंचने की, गंगा की इंटेंसिटी को, उसके पानी की वैल्यू को। जब कानपुर में गंगा होती है तो चमड़े का पानी मिल जाता है, जब आगे कहीं और बढ़ती है तो तेल मिला, कहीं केरोसिन मिला, कहीं पेट्रोल, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल गंदगी मिल जाती है। ऐसे कर करके गंगा जो है, गंगा कम, गंदा पानी ज्यादा रह जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। अब आप गंगा का पानी शुद्ध कहते हैं, गंगा ते दर्शना मुक्ति। हम लोग कुंभ मेला में जब छोटे छोटे जाते थे तो बड़े सा होर्डिंग में लिखा रहता था, गंगा ते दर्शना मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है, नहाने की भी जरूरत नहीं, गंगा ते दर्शना मुक्ति। अगर शुद्ध गंगा का पानी ऐसे लहरदार बह रहा है ऋषिकेश, उसमें जाके घाट में थोड़ा किनारे बैठ के नहीं घुसी में तैरने लगे और निकल लिए कहीं और, अगर आप देखें तो आपको बड़ी तसल्ली मिलती है। आप देखिए तो सही, आप अपने इसी कमरे में धूप जलाइए, धुआं धुआं होगा लेकिन आंखों में नहीं लगेगा, धुआं वो भी है। सब, हर धुआं की अपनी वैल्यू है, हर पानी की अपनी वैल्यू है। वही तालाब का पानी देखिए, वही बहता हुआ गंगा का पानी देखिए, आपके आंखों को कौन ज्यादा भाता है और कौन मन को ज्यादा लुभाता है। अब आप उसको बूचड़ खाना बना देंगे तो यही बात हो जाएगी। तो ये क्या है ना बच्चा, जो हमारी एक प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन है जैसे कहा जाए, है ना, वह सब भी उसी औसत में जिंदा रहना चाहिए। इसलिए इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, और जब हम बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में जाते हैं, जो विज्ञान एवं तकनीक में पढ़ते हैं, आज देखिए हम सभी लोगों के यहाँ पर सबके पास मोबाइल है। हो सकता है कि कोई भी चीज ऐसी हो जो इर्द गिर्द की चीज इफेक्टेड होती है उसके रेडिएशन से, पता नहीं है, क्योंकि शोध नहीं है उस पर। छत पे टावर लगे हैं, उससे पता नहीं है कि इर्द गिर्द और घर में रहने वालों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ठीक से आपके पास शोध नहीं है। तो जो बायोडाइवर्सिटी का है, इसको आप बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी पहला अगर समझ रखना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी को समझना होगा कि जैव विविधता का मूल्य क्या है। मैंने जैव विविधता का मूल्य अभी जो गंगा के माध्यम से और एक्शन प्लान के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास किया है। आप देखे होंगे, बताते हैं यहाँ सहस्त्रधारा पे एक सल्फर वाला पानी आता है। अब आता है कि नहीं आता है? आता है ना, उसको पी लेते हैं लोग। हाँ, पिए हो कभी? नहीं, जानकारी नहीं है क्या? नहीं नहीं, पीते हैं उसको,
पीते हैं? पीते हैं उसको? हाँ, किसी ने पिया है? हाँ, मैंने खुद पिया है उसको। पीते हैं उसको। उसको मान्यता ऐसी है कि उसके पीने से रोग, जो पेट के विकार है, वो दूर होता है। गंगा का पानी तो मेडिसिन है, गंगा का पानी दवाई है। कितने हिमालय पर्वत, कितनी जड़ी बूटियों से उसका पानी टकरा करके मिक्स होके आ रहा है। रास्ते में हिमालय से जो गंगा निकलती है और हरिद्वार तक पहुंचने में न जाने कितने तरीके की दवाई उसमें मिक्स हो रही है, अलग अलग। अब आपने उसको आचमन किया तो, अरे बता तो रहे हैं कि गंगा ते दर्शना मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। आपने नहा के आचमन कर लिया तब तो फिर तो पूछिए मत। क्यों? लेकिन तब जब शुद्ध रखेंगे तब तो वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी। भुर्रुइया नहीं दिखती है। तोते देखें, तोते कहते तोते उड़ गए, तोते कहां उड़े? आपको तोता देखे कितने समय हो गया? तोता देखा? तोता तोता बहुत अच्छा, म्यूजियम में मत करिएगा, जनरल ऐसे बाग बगीचे में कभी आपने तोता देखा? आपकी पीढ़ी वो है बेटा कि तोता देख ही नहीं पाएगी। भुर्रुइया चिड़िया जानती ही नहीं होंगे आप। भुर्रुइया जानते कौन होता है? सुबह जब आपकी आंख खुलती है और खिड़की से रोशनी आती है ना, तो उसी खिड़की पे बैठी एक चिड़िया होती है जो चाव चाव कर रही होती है। अपने आगे से उड़ के जाती है, उसके हवा के कभी कभी रुख भी आपके पास आ सकता है। उसके इर्द गिर्द होने से आपके जीवन में मनोरमता रही होगी, नरमता रही होगी। कहाँ गए? तो स्पीसीज जो है, जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसकी वैल्यू है। हरेला था परसों, सब लोगों ने पेड़ लगाया। इतना तो सबको पता है ना कि पेड़ लगाना जरूरी है। भाई आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन वैल्यू पता है कि नहीं पता है? और सबने एक ही पेड़ नहीं लगाया। पौधा, पेड़ तो बाद में बनेगा, पौधा एक ही पौधे की रोपाई नहीं की। नर्सरी से जिसको जो मिला होगा, हर अलग अलग प्रजाति की, वो सब जहां जैसा था सबने अपना लगाया और अपनी तस्वीर खिंचा के उसको अपलोड किया, फेसबुक या कहीं पर पोस्ट किया, दिखाया, देखा लोगों ने। इतना तो सबको पता है कि एक जैसा पेड़ सब जगह होते नहीं, कहीं आम अमरूद है, हर जगह वैरायटीज रहती ही है आपस में। ये डाइवर्सिटी का ही तो पार्ट है ये, और इसकी वैल्यू है। सबको पता है कि पेड़ होना चाहिए, सबको पता है। और हरेला के दिन अच्छे कपड़े पहनकर अच्छा सब, मतलब पेड़ लगाया लोगों ने। इसका मतलब उनको पता है कि पेड़ हमारे लिए कितना, पौधा हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन एक ही दिन और 10 दिन के बाद वो पौधा, जैसे एक बच्चा जब घर में पैदा होता है ना, तो उसको, चूंकि जिसका बच्चा है वो तो बच्ची है, भाई बच्चा जिसका है वो बच्ची है, तो काकी है, चाची है, नानी है, दादी है, सास है, कोई और भी XYZ जहां जो रिश्ते में है, ज्यादातर बच्चे को वो ध्यान देता है। और बच्चा धीरे धीरे कब क्या खाएगा, कब दूध पिएगा कैसे, और कब खाना खाना शुरू करेगा, इन सबका ध्यान, तब जाकर के गबरू जवान बनता है। तो ऐसे जो हरेला में पौधे लगाए गए, उसको अगर परवरिश नहीं देंगे तो पेड़ कैसे बनेगा? पेड़ तो वो भी लगाए हैं, पौधा तो वो भी लगाए हैं जो जिंदगी भर पेड़ काटे हैं। हरेला के दिन तो पेड़ पौधा वो भी लगाए हैं जिन्होंने पूरा बाग साफ करके प्लॉटिंग कर दिया होगा। उनको तो वैल्यू ही नहीं पता। लेकिन चूंकि इससे डेकोरम मेंटेन होता है, सोशल मीडिया में, सोसाइटी में अपने होने का अस्तित्व और सम्मान का विषय हो जाता है कि हमने भी रोपाई किया था, तो करेंगे। लेकिन वो बढ़ेगा कैसे? कोई जानवर आएगा अपने खुर के नीचे रख देगा, खत्म पौधा।
नर्सरी से कितने पौधे हरेला के दिन लगाए गए होंगे, उसमें से आप तो जानते हैं कि कितने जिंदा रहेंगे। इससे बेहतर होता है कि वो नर्सरी में ही पड़े रहते, कोई खरीद के ले जाता। भाई हम यहाँ से उखाड़ के ले गए, कहीं लगा दिए और उसके बाद ध्यान नहीं दिए, 4 दिन के बाद वो सूख गया, या किसी ने उखाड़ दिया, या किसी का जानवर का भैंस गाय चर रहे थे उसको कुचल दिए, आपने कोई परवरिश नहीं दी। इससे बढ़िया वो नर्सरी में पड़े रहते, कम से कम जो जरूरतमंद था वो तो ले जाता। तो डाइवर्सिटी की वैल्यू और अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मूल्य, उसके कीमत को समझना, और जैव विविधता की समझदारी, यह प्लेसिंग के हिसाब से डिफरेंट हो जाता। किसान अपने बाग को अपने बच्चों की तरह रखवाली करता है। बायोडाइवर्सिटी का बाप वो है सबसे बड़ा पर्यावरणविद इस देश का। कौन? अय किसान तू सच ही सारे जगत का पिता है। ये कमेंट रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, जो अपनी उदर पूर्ति के साथ देश को भी अनाज देता है, और जो अपने खेत खलिहान से अपने बचे हुए जगह पर विभिन्न प्रकार के आंवला है, अमरूद है, फलाना है, आम है, सबका पेड़ लगाए रहता है, और वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। जंगल तो उगे हैं, लेकिन बाग लगाए गए हैं, उसको सींचे गए हैं, उसको बसाए गए हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की समझदारी, अगर आज की तारीख में अगर किसी से पूछिए तो गांव के लोगों से बेहतर अंडरस्टैंडिंग किसी के पास नहीं है। यहाँ कोट टाई लगाकर शहर में घूमने वाले बायोडाइवर्सिटी का क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप सहजधारा रोड पे चले जाइए, सड़क चौड़ी करने के लिए सारे पेड़ काट दिए गए। और किसान के गांव में अगर नीम का पेड़ होगा ना, तो अपनी दीवार टेढ़ी कर लेगा, नीम का पेड़ नहीं काटेगा, घर बना रहा होगा। इसीलिए लोग कहते थे उसके आंगन में नीम का पेड़ है। आंगन में कैसे नीम का पेड़ आ गया? नीम का पेड़ था, घर बनाना था, काटा नहीं, आंगन में रह गया। ये है बायोडाइवर्सिटी प्रेमी, ये है इकोलॉजी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने वाले लोग। बाकी हम तो शहर में क्या है, हमने बड़ी बड़ी कारें ले ली, बोले भैया सड़क तो छोटी हो गई, बोले चौड़ी करो। अब वो जो 50 साल 40 साल 80 साल पुराने वृक्ष थे, उनको क्या है, जब 1000 BC में हमको लोहा मिला था, उत्तर वैदिक काल की वही शुरुआत थी, लोहा मिला था हमारे विनाश के लिए ही तो लोहा मिला था, लोहा मिला ही था हमारे विनाश के लिए। विनाश जारी है। अगर लोहा ही नहीं होता तो पेड़ काट लेते, तांबा से काटते, पीतल से काटते, किससे काटते भाई? सभ्यता ना बनती ना सही। लेकिन जो जिंदगी की बसावट और रचनात्मकता थी वो खत्म भी ना होती। सांस खत्म, शुद्धता खत्म, गंगा गंदी, दिमाग गंदा, नीयत साफ नहीं, धोखाधड़ी, इंसान है लेकिन इंसान जैसे नहीं है, पीठ पीछे छुरा मारने के लिए रोज तैयारी, गाड़ी बड़ी, मकान बड़े, दिमाग छोटे। और हम चले हैं बायोडाइवर्सिटी की चिंता करने। वाह, कमाल प्राणी हैं हम। वो पुर्तगाली थे, हम कहते थे बड़े सभ्य लोग हैं। व्हाट डू मीन सभ्य यार? तुमने सारा डोडा पक्षी खा गए मॉरिशस का, वहां की वन की प्रजाति खत्म कर दी, कढ़ाई में मांस पकाने वाले सभ्य लोग होंगे। और वो किसान इस देश का क्या करता है? किसान गाय भैंस पालता है, उसका दूध निकालता है, उसके बैल पालेगा, गाय पालेगा, भैंस पालेगा, और भी जानवर पालता उसी के साथ। इसीलिए कृषि और पशुपालन साथ चलता है। कृषि होगा, बाग होगा, पशु होगा, और उसकी लाइफ होगी 100 साल की। और हमारे पास क्या होगा? मकान होगा, गाड़ी होगा, हवा नहीं होगा, अशुद्ध हवा होगी, दिल्ली में फेफड़ा खराब हो जाएगा। और रहेंगे धन्ना सेठ, राजा बाबू। गांव में जाएंगे तो ऐसे कुर्सी पे बैठेंगे, और जो वहां जमीनिया बैठा है ना, 100 साल जिएगा।
अब कुर्सी बैठे हो, पता शहर आए 2 दिन बाद कहें हो बबलू को तो अटैक आ गया, बबलू गए नहीं यहाँ से, उसके बाद उनको अटैक आ गया। वो कुर्सी पे बैठे थे राजा बाबू बन करके, वो शहर पहुंचे अटैक आ गया, और गांव का आदमी वो 85 साल वहां कोना गोड़ रहा है अपने खेत का। अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी जिसके पास है उसकी लाइफ लंबी चौड़ी है। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ें, इकोलॉजी पढ़ें, इन्वायरमेंट पढ़ें, बायोडाइवर्सिटी पढ़ें, अरे यार एक गाना है किशोर कुमार का, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही, गाना है कि नहीं? तो आप पल भर के लिए ही सही इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाइए। जैसे हरेला में कई लोग पेड़ लगाए तो बायोडाइवर्सिटी के प्रेमी हो गए, इन्वायरमेंट के प्रेमी हो गए, इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दिखा दिए। कुछ लोग हकीकत में किए होंगे, सब इसमें नहीं आएंगे, लेकिन कुछ उसी दिन प्रकट हुए होंगे। तो झूठा ही सही। तो एक तो ये हो गया, और अब आप एस्टिमेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का अपना एक एस्टिमेट है ना चेला। अरे यार बिना एस्टिमेट का अंडर एस्टिमेट रहोगे क्या? इस पूरे वातावरण को अगर खंगाल के देखोगे तो 21% का एस्टिमेट निकलता है कि नहीं ऑक्सीजन का? क्यों? अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देंगे और ऑक्सीजन का एस्टिमेट अंडर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्या समझे? कार्बन डाइऑक्साइड अगर नीचे चला गया, वो ऊपर बढ़ गया और ऑक्सीजन नीचे चला गया तो एस्टिमेट 100 रहेगा, बट गड़बड़ हो गया ना। तो एस्टिमेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का अपना एक एस्टिमेट भी है कि कितने पे बायोडाइवर्सिटी काम करेगी। अब अगर आप एस्टिमेट को समझ जाएं, है ना, उसके एस्टिमेट को समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर लें बायोडाइवर्सिटी को और उसकी वैल्यू को समझ जाएं, अब आपकी आतुर्य जो अंदर से व्यवस्था है वो बढ़ेगी कि नहीं? तो हेडिंग एक बनाइए, बायोडाइवर्सिटी बनाओ फटाफट। इसमें लिखो वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लिखो जैव विविधता का मूल्य। ये सब पढ़ते समय मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूं कि जब अपने सेल्फ स्टडी भी करोगे तो ये सब क्वेश्चंस रहते हैं, इनमें ध्यान दो जरा सा। और जब पढ़ाएगा कोई टीचर, हम ही पढ़ाएंगे, तो इसमें फटाफट निकल जाएंगे आगे से। बायोडाइवर्सिटी लिखो, बायोडाइवर्सिटी की समझदारी, समझ लिखो, जैव विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी दूसरा है। तीसरा है एस्टिमेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आकलन लिखो, जैव विविधता का आकलन। ठीक है। वर्ड्स, हॉट स्पॉट लिख लो, विश्व के हॉट स्पॉट। अंकित कोई उदाहरण दे सकते हैं इंडिया में? हॉट स्पॉट का उदाहरण दे सकते हो कोई? वेरी गुड, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है, कुछ नहीं करोगे तुम वहां, हॉट स्पॉट है। जैसे हमने कह दिया इस इलाके में जाना मत, ये हॉट स्पॉट है, यानी वहां जैसी भी डाइवर्सिटी एस्पेक्ट है उसको हम संरक्षण देंगे, उसमें मानव दखल उखल कुछ नहीं होगा, ये तोड़ दो, ये निकाल दो, वो कर दो, कुछ नहीं करेंगे। एक प्रकार से उसको हेरिटेज जैसा हमने बना लिया, विरासत। तो पश्चिमी घाट है, इसमें आता है वेस्टर्न घाट। लिख लो हॉट स्पॉट्स। ये बेटा रीजन वाइज जो है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लिख लो क्षेत्र, क्षेत्रीय वितरण है इसका। दुनिया में हर जगह मिलेंगे कम ज्यादा, मतलब जहां जिसकी जो विशेषता है उस तरह का हॉट स्पॉट बना दिया जाता है। इसी में जब आगे पढ़ोगे ना तो लिखो इंड स्पीसीज, समाप्त हो चुकी हैं जो स्पीसीज, इंडेड लिखना, इंडेड स्पीसीज नेक्स्ट है, दूसरा कर लो इसको, वो तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर था, अब ये दूसरा इंडेड स्पीसीज। इंडेड स्पीसीज में क्या होता है, जो स्पीसीज थी तो खत्म हो गई है। असल में बच्चा क्या होता है ना, जो सुनो, जो हॉट स्पॉट्स है ना, हॉट स्पॉट्स में बहुत सारे स्पीसीज होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कि कहीं पर जैसे कार्बेट नेशनल पार्क ले लो, कार्बेट नेशनल पार्क में जितने जीव जंतु हैं
ये तब तक जिंदा रहेंगे जब तक कॉर्बेट नेशनल पार्क में उस तरीके की बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। राजाजी नेशनल पार्क में हाथी तब तक रहेगा जब तक हाथी के रहने लायक वहां का डाइवर्सिटी एस्पेक्ट बना रहेगा। अब अगर उसमें सड़कें डाल देंगे, रेल डाल देंगे, भवन डाल देंगे, हाईवे डाल देंगे, मकान डाल देंगे, तो धीरे धीरे जंगल उंगल की जो स्पीसीज जो थे खत्म हो जाएंगे, हाथी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ भी यही रहेगा। तो इसको क्या करती गवर्नमेंट, क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन के साथ काम करते हैं। जैसे संरक्षित कर दिया, उसको क्या करेंगे, रिजर्व कर दिया। इसीलिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में आप जाके लकड़ी उकड़ी नहीं काट सकते, आप घूम नहीं सकते ऐसे पैदल। उसका सब नियम कायदा है, जहां जो जाता है रहता होता है उस तरीके से, ठीक है। अब जैसे गंगा में, गंगा की अगर शुद्धता चाहते हैं तो गंगा पे कहाँ क्या करना है कि नियम बनाना। जैसे कहते हैं कि 100 को आप ऐसे नहीं फेंक सकते, फूल माला जो होता है ऐसे लोग फेंक देते हैं, 100 जला करके उसका करेंगे। तो अगर रूल रेगुलेशन नहीं डेवलप करेंगे तो जो उसका अंदर का वेराइटीज है वो खत्म हो जाएगी, बस इतनी। जैसे दारू पीने वाले का लीवर खराब हो जाता है, तो दारू पीते रहेंगे लीवर खराब हो जाएगा। ऐसे गंगा में लाश फेंकते रहें, गंगा का पानी अशुद्ध हो जाएगा। ऐसे बूचड़ बनाए रखिए, इंडस्ट्री का पानी फेंकिए, सीवर का पानी फेंकिए, आप वो करते रहिए, क्या बोलते हैं, ये फूल माला ऐसे फेंकिए, कपड़ा लत्ता फेंकते रहिए, गंगा खराब हो जाएगी। तो उसकी अपनी एक बायोडाइवर्सिटी है ना, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना, उसकी अपनी जैव विविधता है ना। जैसे हमारी शरीर की अपनी एक विशेषता है ना, दारू डालते रहेंगे लीवर खराब हो जाएगा, एक्सेस खाते रहेंगे फैट जमा हो जाएगा, तेल खाते रहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो शरीर तो अशुद्ध हो गई ना, बीपी फिर प्रॉब्लम होगी। हार्ट अटैक होता ही क्यों है? देखो, या तो हार्ट कमजोर है। हार्ट कमजोर कैसे हुआ? या तो जो हमारे नर्वस सिस्टम है ये इसमें जा नहीं रहा है वो खून ठीक से। भाई नलियां जब कोलेस्ट्रॉल भर जाता है बॉडी में, लेयर्स जब उसके मोटे हो जाएंगे तो खून जाने का जो पूरा जगह था वो कम हो जाएगा, तो स्पीड से जाने लगेगा ना खून। खून तो उतना ही दौड़ रहा है, तो हार्ट को धम धम मारेगा। जब वो स्पीड से आएगा तो किडनी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वहां भी तो किडनी क्षति करेगा। इसीलिए बीपी और डायबिटिक दो ऐसी बीमारी है जो किडनी को तकलीफ देती है, और दारू एक ऐसी चीज है जो लीवर को खत्म कर देता है। इसलिए बीपी और डायबिटिक वाले को बड़ा सावधान रहना चाहिए, खासतौर से डायबिटिक वाले कुछ ज्यादा। तो अगर 200, 250, 300 डायबिटिक जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दूसरे तरीके से फेस होगा। तो ये बॉडी की इकोलॉजी है ना, तो अंडरस्टैंड करो बॉडी को, बॉडी की अंडरस्टैंडिंग। जैसे अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी, वैसे अंडरस्टैंडिंग बॉडी। हमने कहा यार समोसा खाते हैं, हमको कच्ची डकार आती है, मत खाओ समोसा, तुम्हारा शरीर अब नहीं है समोसे के लायक। तली भुनी चीज खाते हैं यार तो दिन भर जो है बड़ा डकार आती रहती, मत खाओ, तुम्हारी बॉडी उस लायक नहीं है। आप समोसा खाएंगे आपको कुछ नहीं होगा, ये खाएंगे इनको कुछ नहीं, उनको कुछ होगा, इनको कुछ। यही क्लास में सब लोग समोसा खाइए, अलग अलग आपका रिएक्शन होगा। तो अलग अलग वही तो है ना, अलग अलग डाइवर्सिटी फॉर्म, अलग अलग आपका आदत, अलग अलग स्वभाव ऐसे बना हुआ है। तो वही चीज यहां पर तो बोल रहे हैं। इंडेड कैसे हो गई, भुर्रिया चिड़िया कहां चली गई? ये रेडिएशन तो आज का है क्या, जब से आपके हाथ में मोबाइल है, लेकिन बड़े बड़े कुत्ते घूम रहे हैं। कुत्ते तो घूम रहे हैं ना, चिड़िया नहीं दिख रही है, तोता नहीं दिख रहा है, तो सब पे अलग अलग असर होता है ना। तो इंडेड कौन हुआ? जो फाइट नहीं कर पाएगा, जो सरवाइव नहीं कर पाएगा।